हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 की। ये एसएसटी के हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर है। इसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मेन बातों को डिस्कस करेंगे। याद रखने योग्य बातें हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए उसने। किसने? फ्रांसीसी क्रांति ने। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में तीन अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ: उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। ध्यान रहे, किन तीन विचारधाराओं का विकास हुआ? उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। रूढ़िवादी की बात की जाए तो रूढ़िवादी का मुख्य विचार यह था कि उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध करना, अतीत का सम्मान करना, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। ये तीन बातें वे चाहते थे। रूढ़िवादी क्या चाहते थे? कि उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध करते रहना, अतीत का सम्मान करना और बदलाव की प्रक्रिया को धीमे करना। यानी कि जो चेंजेस आ रहे थे समाज में उसको वो एकदम नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे चाहते थे। अब बात की जाए उदारवादियों की। उदारवादियों का मुख्य विचार यह था कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में। ये सब चीजें उदारवादियों के मुख्य विचार थे। अब तीसरी बात की जाए परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार, तो बहुमत आधारित सरकार के पक्ष में थे वो। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं, महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन था। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम जैसे काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने पर विवश कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम भी हुए, अच्छे फायदे तो हुए ही, साथ में औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम भी हुए। जैसे काम की लंबी अवधि, ज़्यादा से ज़्यादा काम और कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी। जब मशीनें आएंगी तो बेरोजगारी अपने आप ही आएगी और रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था न रहना, ये सब चीज़ें। अब समाजवादियों के मुख्य विचार क्या थे? निजी संपत्ति का विरोध करना, वे चाहते थे हर चीज सरकारी हो। सामूहिक समुदायों की रचना, सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व। 1880 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। अब रूसी समाज की बात करें। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। कारखाने उद्योगपति के निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटते थे। रूस में एक निरंकुश राजशाही था। 1904 ईस्वी में जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। इसी दौरान पादरी गोपोन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिक ने हमला बोल दिया। जार वहां का किंग था। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों में संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली।
जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन पर सहमत हुआ। जो इसमें ड्यूमा है वो रशिया की संसद का नाम है। मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा, 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया। तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियां पर अंकुश ना लगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1918 तक चला। इसमें 2 खेमे आपस में बट गए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन व रूस के बीच लड़ाई शुरू हुई जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। आगे हम बात करते हैं फरवरी क्रांति की। तो फरवरी क्रांति में हम कारण, घटनाएं और प्रभाव को देखेंगे। पहला इसमें कारण अगर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना, रासपुतीन का प्रभाव, असंख्य रूसी सैनिकों के मौत, सैनिकों का मनोबल गिरना, शरणार्थियों की समस्या, खाद्यान्न की कमी, उद्योगों का बंद होना, ये सब कारण थे। घटनाएं के बारे में बात करें तो 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी, 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों की हड़ताल, हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव, राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना, 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त करना, 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, सिपाही एवं मजदूरों का संगठन सोवियत का संगठन, सैनिक कमांडर की सलाह पर जार की गद्दी छोड़ना 2 मार्च। अब फरवरी क्रांति का प्रभाव, रूस में जारशाही का अंत हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ, अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत। शिरकत का अर्थ है कि उसमें शामिल होना। अप्रैल थीसिस, महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे। उन्होंने 3 मांगे जो जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है वो रखी। युद्ध की समाप्ति, सारी जमीनें किसानों के हवाले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ते गए। 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राड शहर बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला? निजी संपत्ति का खात्मा, बैंकों एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित करना, अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक, रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया, जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू, गृह युद्ध का आरंभ। आज पॉइंट देखते हैं गृह युद्ध। क्रांति के पश्चात रूसी समाज में 3 मुख्य समूह बन गए। बोल्शेविक, सामाजिक क्रांतिकारी बोल्शेविक जो रेड्स थे, सामाजिक क्रांतिकारी जो ग्रीन्स थे और जार समर्थक जो व्हाइट्स थे। इनके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्रीन्स और व्हाइट्स को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन से भी समर्थन मिलने लगा क्योंकि वे समाजवादियों से सशंकित थे। अब प्रश्न की बात करें, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया? लेनिन ने। खूनी रविवार का संबंध किस रूस की क्रांति से है? 1905 की क्रांति से। रूस के शासकों को क्या कहा जाता है? जार। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? पेट्रोग्राड। रूसी इतिहास के 22 फरवरी तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दे दिया। रूस में सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। रूस में संपन्न किसानों को कुलुक कहा जाता था। मेंशेविक के नेता कौन थे? केरेंस्की, ध्यान रखें। अप्रैल थीसिस किसने दी? लेनिन ने। सामूहिकीकरण का कार्यक्रम किसने शुरू किया? स्टालिन ने। शुरू में राजशाही का अंत किस क्रांति से हुआ? फरवरी क्रांति 1917। रूसी गृह युद्ध में बोल्शेविकों के समर्थन को किस नाम से बुलाते थे? रेड्स नाम से। अब प्रश्न की बात की जाए, 1905 में पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात कैसे थे? 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा हुआ था। लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्य में जुटी हुई थी।
कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का हक था। मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था और प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए थे। यह थी स्थिति। 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? इसका कारण है प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए थे। सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राड सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम क्या था? प्रश्न तीसरा। रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का फार्म बनाया जा सकता था। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकीकरण की प्रक्रिया कहलाई। लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगे क्या थी? युद्ध समाप्त कर दिया जाए, जमीन किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में क्या बदलाव आए? नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। रूसी क्रांति का विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देश कृषकों का सम्मान बढ़ा। 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें बनाई गई। रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका दायित्व है। खूनी रविवार की घटना का वर्णन करें। प्रश्न 7वां। रूस के जार का शासन अत्याचारपूर्ण होना। जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों का जार से मिलना और याचिका देना प्रयत्न करना। मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मरे और 300 घायल हुए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या हालत थी? सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का दौर था। औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखानों में खड़ा कर दिया। काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी बहुत कम होती थी। वस्तुओं की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी का बढ़ जाना भी एक समस्या थी। 1917 की रूस में हुई अक्टूबर क्रांति का वर्णन करें। यह क्रांति का दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली। यह जनता की आवश्यकता पूरी ना कर सका और मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि ना दिला सका। अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। शासन लेनिन के हाथ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध की रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जागीरों को छीन कर किसानों में भूमि का बंटवारा, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, विकास के लिए आर्थिक नियोजन, साम्राज्यवाद का अंत, अंतर्राष्ट्रीयता का प्रोत्साहन। उदारवादियों एवं परिवर्तितवादियों में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। उदारवादी सभी धर्मों का आदर, अनियंत्रित सत्ता का विरोध, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा का पक्षधर, प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में। और परिवर्तनवादी बहुमत आधारित सरकार के पक्ष में थे, विशेषाधिकार का विरोध करते थे, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे और महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन करते थे। 12वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न। आरंभिक समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। निजी संपत्ति का विरोध, सामूहिक समुदायों की स्थापना पर बल, सामूहिक उद्यमों की स्थापना में सरकार की भूमिका पर बल, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व। तो इस तरह हमारा ये पूरा चैप्टर पूरा समाप्त होता है। शॉर्ट में हमने समझा, क्वेश्चन आंसर भी समझे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।